हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोरंजन क्लासेस। मनोरंजन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं मनोरंजन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं फिर से टॉप 20 क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से बता दूं कि एक प्रश्न के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। इस 5 सेकंड में आप उत्तर को सोच लेंगे। इसके बाद हमारे द्वारा बताए गए आंसर के साथ मिला लेंगे। अगर आप पीछे की वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाएं या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा, आप देख लेना। और हाँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर हमारे साथ जुड़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाती है? वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए समस्थानिक, ऑप्शन नंबर बी समभारिक, ऑप्शन नंबर सी समन्यूट्रॉनिक्स और ऑप्शन नंबर डी सम इलेक्ट्रॉनिक। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी अर्थात सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या? सम इलेक्ट्रॉनिक। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वह क्या कहलाती है? सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाती है। क्या कहलाती है? सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाती है। अगर ऑप्शन नंबर ए अर्थात समस्थानिक की बात की जाए तो समस्थानिक क्या होती है? समस्थानिक अर्थात आइसोटोप। क्या बोला जाता है? आइसोटोप। तो समस्थानिक क्या होती है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। जैसे यहाँ पे कोई परमाणु ए मान लेते हैं, यहाँ पे एक्स लिख लेते हैं, यहाँ पे एक्स लिख लेते हैं और यहाँ पे वाई लिख लेते हैं। तो जो एक्स ऐसे क्या कहलाएगा? परमाणु संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये जो नीचे रहेगा से परमाणु संख्या और ऊपर द्रव्यमान संख्या। क्या? द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या अर्थात एटॉमिक नंबर, द्रव्यमान संख्या मास नंबर। तो इसमें क्या होता है? समस्थानिक अर्थात आइसोटोप कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल में होता है कि हाइड्रोजन के जैसे 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन? तो 1H1, 1H2 और 1H3। 1H1, 1H2 और 1H3। जैसे यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो ये क्या कहलाता है? परमाणु संख्या। क्या कहलाता है? परमाणु संख्या अर्थात एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे परमाणु संख्या समान है, लेकिन ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। ये क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या मास नंबर। तो 1, 2, 3 अलग अलग है। तो समस्थानिक क्या ही होता है कि जिसमें परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग हो तो क्या कहलाता है? समस्थानिक कहलाता है। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन? तो पहला क्या कहलाता है? प्रोटियम। पहला हो जाएगा प्रोटियम, दूसरा ड्यूटीरियम, और थर्ड नंबर यहाँ लिख लेते हैं। थर्ड नंबर ट्राइटियम। क्या? ट्राइटियम। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? 3। प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी है समभारिक। ऑप्शन नंबर बी समभारिक है जिसे आइसोबार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आइसोबार। तो समभारिक क्या होता है? तो समस्थानिक का अपोजिट उल्टा हो जाएगा कि एक ही तत्व के परमाणु जिसमें परमाणु संख्या अलग अलग हो लेकिन द्रव्यमान संख्या
एक जैसा हो, परमाणु संख्या अलग अलग हो और द्रव्यमान संख्या सेम हो, वह क्या कहलाएगा? समभारिक अर्थात आइसोबार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आइसोबार कहलाएगा। अगर इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो जैसे आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20। यहाँ पे देख रहे हैं कि परमाणु संख्या 18 है, 19 है और 20 है, अलग अलग है, लेकिन द्रव्यमान संख्या इसका भी 40 होता है, इसका भी 40 होता है, इसका भी 40 होता है। आर्गन का 40, पोटेशियम का 40 और कैल्शियम का 40। लेकिन देख पा रहे हैं कि यहाँ पे परमाणु संख्या अलग अलग है, द्रव्यमान संख्या समान है, इसलिए यह क्या होगा? समभारिक होगा। क्या होगा? समभारिक होगा। नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी सेमीन्यूट्रॉनिक्स। ऑप्शन नंबर सी सेमीन्यूट्रॉनिक्स अर्थात आइसोटोन्स। क्या? आइसोटोन्स। तो इसमें क्या होता है कि न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल होगा, न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20। सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20। ये क्या हो गया? परमाणु संख्या होगा। क्या हो गया? परमाणु संख्या। और ये ऊपर लिखेंगे परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। तो सल्फर 36, 36, ये 37, इसका 38, इसका 39 और कैल्शियम का 40, कैल्शियम का 40। इसमें क्या इक्वल होता है? न्यूट्रॉन की संख्या। क्या इक्वल होता है? न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलता है? न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलता है? परमाणु द्रव्यमान में से, परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को घटा देना है, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटा देना है। तो 36 में से 16 घटाएंगे 20 आ जाएगा, 37 में से 17 घटाएंगे 20 आएगा, 38 में से 18 घटाएंगे 20 आएगा, 39 में से 19 घटाएंगे 20 आएगा और 40 में से 20 घटाएंगे 20 आएगा। तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान आ रहा है, इसलिए यह क्या होगा? सेमीन्यूट्रॉनिक्स। लेकिन क्वेश्चन क्या था कि वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है वह सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। क्या कहलाता है? सम इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का तापमान 212 डिग्री एफ है, सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए -32 डिग्री सी, ऑप्शन नंबर बी 100 डिग्री सी, ऑप्शन नंबर सी 40 डिग्री सी, ऑप्शन नंबर डी 112 डिग्री सी। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कितना होगा? 100 डिग्री सी। इसे निकालने के लिए सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रोमर और केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रोमर और केल्विन में रिलेशन जानना होगा। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रोमर और केल्विन में रिलेशन पता होना चाहिए। तो क्या होता है इसका रिलेशन? रिलेशन लिख लेते हैं, C/100 इक्वल टू F-32 अपॉन 180 इक्वल टू R/80 इक्वल टू K-273 अपॉन 100। तो हमें क्या लेना है? फ़ारेनहाइट लेना है और सेल्सियस लेना है। तो इसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन ले लेते हैं कि क्या होता है? C/100 इक्वल टू F-32 अपॉन 180। C/100 इक्वल टू F, तो F का वैल्यू 212 है, तो 212 लिख लेंगे और -32/180। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा? C/10 बराबर 212 में से 32 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा और बटा 18, 18 से 180 10 बार में कट जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो C बराबर कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। C बराबर
100, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 100 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1875, ऑप्शन नंबर बी 1855, ऑप्शन नंबर सी 1861 और ऑप्शन नंबर डी 1885। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1875। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना कब हुआ था? 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन, कीन्स या महबूब उल हक? ऑप्शन है एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन, कीन्स या महबूब उल हक। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मानव विकास सूचकांक अर्थात HDI। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? महबूब उल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी स्वामी दयानंद सरस्वती और ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। अगर दयानंद सरस्वती की बात की जाए तो इनका जन्म बोर्न इनका जन्म 12 फरवरी 1824 ईस्वी को गुजरात के टंकरा नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर था। और गुरु का नाम वीरजानंद था। गुरु का नाम वीरजानंद था। अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को अजमेर में, अजमेर कहाँ पे है? राजस्थान में है। अजमेर राजस्थान में है, वहाँ पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 14, ऑप्शन नंबर सी 16 और ऑप्शन नंबर डी 18। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 14 सदस्यों को, जिसमें से लोकसभा के 2 सदस्य और राज्यसभा के 12 सदस्य। लोकसभा के 2 सदस्य और राज्यसभा के 12 सदस्य, जिसमें लोकसभा के 2 सदस्य को एंग्लो इंडियन समुदाय से चुनते हैं, अर्थात मनोनीत करते हैं। कौन सा? एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करता है और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। वो विभिन्न क्षेत्र जैसे साहित्य, इसके साथ साथ विज्ञान, कला या खेल, इन सभी क्षेत्रों में से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, काल्डेरा किससे संबंधित है? काल्डेरा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हिमनद से,
ऑप्शन बी भूकंप से, ऑप्शन सी ज्वालामुखी से, ऑप्शन डी भ्रंश से। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्डेरा किससे संबंधित है? ज्वालामुखी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है? लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है? ऑप्शन नंबर ए मत्स्य पुराण, ऑप्शन नंबर बी भागवत पुराण, ऑप्शन नंबर सी विष्णु पुराण और ऑप्शन नंबर डी अग्नि पुराण। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मत्स्य पुराण। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है? मत्स्य पुराण से मिलता है। कहाँ से? मत्स्य पुराण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन नंबर ए टॉमस स्मिथ, ऑप्शन नंबर बी सर आयर कूट, ऑप्शन नंबर सी टॉमस रो और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात सर आयर कूट। सर आयर कूट ने वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व निभाया था। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। 1760 में हुआ था। किसके बीच? तो ब्रिटिश अर्थात अंग्रेज, ब्रिटिश अर्थात अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी, फ्रांसीसी जिसमें फ्रांसीसी की हार हुई थी और ब्रिटिश अर्थात अंग्रेज की विजय हुई थी, जिसका नेतृत्व कौन किया था? सर आयर कूट ने। कब? 1760 में। 1760 अर्थात वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, वायरलेस का आविष्कार किसने किया? वायरलेस का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर ए जेनाब ग्रामे, ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स कैटरिंग, ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज केले और ऑप्शन नंबर डी मार्कोनी। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जी मार्कोनी। जी मार्कोनी ने वायरलेस का आविष्कार किया था। कब किया था? 1899 में। 1899 में जी मार्कोनी ने वायरलेस का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था? सबसे बाद में क्या हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हड़प नीति, ऑप्शन नंबर बी अस्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन नंबर सी बंगाल का विभाजन और ऑप्शन नंबर डी सहायक संधि। सो फ्रेंड्स इसका आंसर आप तभी बता सकते हैं कि जब इसका ईस्वी पता हो कि ये घटना कब घटित हुई है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को लेते हैं, हड़प नीति। ऑप्शन नंबर ए हड़प नीति, जिसे आप जानते ही होंगे कि लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने, जिसका शासन 1848 से 1856 के बीच में था। तो इसके बीच में हड़प नीति की शुरुआत हुई थी। अगर अस्थायी बंदोबस्त की बात की जाए तो इसका क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। यह कब स्टार्ट हुआ था? 1793 में। बंगाल का विभाजन ये तो 1905 में हुआ ही था, 1905 में। और सहायक संधि, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली कब? 1798 में। 1798 सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली। आप ये भी बता सकते हैं कि भारत में सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो वह हैदराबाद का निजाम था। कौन था? हैदराबाद का निजाम। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सबसे अंत में क्या हुआ? 1905 अर्थात बंगाल विभाजन। तो सबसे बाद में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए चालुक्य, ऑप्शन नंबर बी पल्लव, ऑप्शन नंबर सी वाकाटक और ऑप्शन नंबर डी सातवाहन। सॉरी यहाँ पे सातवाहन है।
सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चालुक्य। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य वंश के शासक विक्रमादित्य द्वितीय विक्रमादित्य द्वितीय ने किया था, जो चालुक्य वंश के शासक था। यह विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, यकृत। ऑप्शन बी, पित्ताशय। ऑप्शन सी, आंत। ऑप्शन डी, कार्निया। पाचन तंत्र अर्थात भोजन का पाचन नहीं होता है, उसमें कौन सा अंग हिस्सा नहीं लेता है? सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉर्निया। कॉर्निया ये मानव नेत्र का हिस्सा है, ह्यूमन आई, मानव नेत्र का हिस्सा है। ये कॉर्निया क्या होता है? तो जब नेत्र डोनेट किया जाता है, नेत्र डोनेट किया जाता है तो कॉर्निया को ही दान दिया जाता है, कॉर्निया को ही डिनोट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरा आँख निकाल करके दे दिया जाता है। तो जब मानव नेत्र किया जाता है तो कौन सा अंग दान दिया जाता है, कौन सा अंग डिनोट किया जाता है? कॉर्निया। तो ये कॉर्निया मानव नेत्र से संबंधित है। इसके अलावा यकृत, पित्ताशय, आंत ये पाचन तंत्र का हिस्सा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर ऑप्शन नंबर ए, बद्रीनाथ। ऑप्शन नंबर बी, केदारनाथ। ऑप्शन नंबर सी, कामेत। और ऑप्शन नंबर डी, नंदा देवी। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नंदा देवी। ऑप्शन नंबर डी, नंदा देवी उत्तराखंड का सबसे ऊंचा शिखर है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। नंदा देवी पर्वत शिखर की ऊंचाई 7,816 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है? कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है? ऑप्शन बी, जनवरी फरवरी में। ऑप्शन बी, अक्टूबर नवंबर में। ऑप्शन सी, मार्च मई में। या ऑप्शन डी, जून सितंबर में। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर नवंबर में। भारत के कोरोमंडल तट पर अक्टूबर नवंबर में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में कोरोमंडल तट भारतीय प्रायद्वीपीय की दक्षिण पूर्वी तट रेखा को नाम दिया गया है। इसका हिस्सा कौन कौन सा है कोरोमंडल का? तमिलनाडु, इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश और पांडिचेरी, और पांडिचेरी कोरोमंडल का हिस्सा है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पांडिचेरी, जहाँ पे अक्टूबर नवंबर में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन थे? ऑप्शन नंबर ए, अशोक। ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। या ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। सो फ्रेंड्स आप आंसर इसका तभी कर पाएंगे जब अर्थशास्त्र का लेखक का नाम जानेंगे। तो मैं बता दूं कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। कौन है? कौटिल्य, या चाणक्य, या विष्णुगुप्त। कितना नाम हो गया? 3 नाम हो गया, कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। तो किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के ये प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। तो किसके समकालीन हो गए? चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कब दिया? ऑप्शन नंबर ए 1943। ऑप्शन नंबर बी 1942। ऑप्शन नंबर सी 1945। और ऑप्शन नंबर डी 1944। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1943।
सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा 1943 में सिंगापुर में दिया था। कहाँ पे? सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, CD रोम है एक सेमीकंडक्टर मेमोरी या मैग्नेटिक मेमोरी या मेमोरी रजिस्टर या इनमें से कोई नहीं? सो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि CD रोम एक प्रकार का मैग्नेटिक मेमोरी होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आविष्कार एवं खोज, ऑप्शन नंबर बी विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी साहित्य और ऑप्शन नंबर डी संगीत। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संगीत। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1959 में। कब हुई थी? 1959 में 4 मई को। प्रथम भारतीय, बताना कि वे प्रथम भारतीय जिन्हें ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो वे थे सितार वादक पंडित रविशंकर महाराज। सो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में क्वेश्चन है, विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए मछली, ऑप्शन नंबर बी गाजर, ऑप्शन नंबर सी सोयाबीन या ऑप्शन नंबर डी नींबू। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर हमारे साथ जुड़ जाएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर अपने मित्रों के पास शेयर अवश्य करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।